कक्षा 11 इतिहास के प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर नंबर 11 आधुनिकरण के रास्ते। इस चैप्टर को हमने 3 भागों में विभक्त कर रखा है। यह तीसरा भाग है। समय रेखा देखें आप। जापान और चीन 1603 ताकुगावा लियासु द्वारा ईडो शोगुनेट की स्थापना। चाइना में इसी समय 1644 से 1911 छिक राजवंश। 1630 से डचों के साथ अपने सीमित व्यापार को छोड़कर अन्य पश्चिमी शक्तियों के लिए जापान के दरवाजे बंद। 1839 से 60 दो अफीम युद्ध। 1854 जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शांति समझौते को अंतिम रूप देना। जापान के अलगाव का अंत। मेजी 1868 मेजी पुनर्स्थापना। 1872 अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था। टोक्यो और योकोहामा के बीच पहली रेलवे लाइन। 1889 मेजी संविधान अमल में आया। 1894 से 95 चीन और जापान के बीच युद्ध। 1904 से 5 जापान और रूस के बीच युद्ध। 1910 कोरिया का समामेलन। 1945 तक उपनिवेश। 1912 सन यात सेन द्वारा कुओमिंतांग की स्थापना। 1914 से 18 पहला विश्व युद्ध। 1919 4 मई का आंदोलन। 1925 सभी पुरुषों को मताधिकार। 1921 चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। 1931 चीन पर जापान का हमला। 1926-49 चीन में गृह युद्ध। 1941 से 45 प्रशांत युद्ध। लॉन्ग मार्च 1934 हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम विस्फोट। 1945 अमेरिका के नेतृत्व में जापान पर कब्जा। जापान का लोकतंत्रीकरण और असैन्यीकरण के लिए सुधार। 1946 से 52 चीन का जनवादी गणतंत्र। चियांग काई शेक ने ताइवान में चीनी गणतंत्र की स्थापना की। 1949 जापान संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। 1956 सीमा विवाद को लेकर भारत पर चीन का आक्रमण। 1962 एशिया में पहली बार टोक्यो में ओलंपिक खेल। 1964 सांस्कृतिक क्रांति। 1966 माओ त्से-तुंग का और चाउ एनलाई का निधन। 1976 ब्रिटेन द्वारा चीन को हांगकांग की वापसी। 1997 ये कालक्रम में प्रमुख घटनाएं थी जापान और चीन की जो आपके समक्ष रखा गया। चीन साम्यवादी दल का उदय। 1937 में जब जापानियों ने चीन पर हमला किया तो कुओमिंतांग पीछे हट गया। इस लंबे और थकाने वाले युद्ध ने चीन को कमजोर कर दिया। 1945 और 1949 के दरमियान कीमतें 30% प्रति महीने की रफ्तार से बढ़ी। इससे आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई। ग्रामीण चीन में 2 संकट थे। एक पर्यावरणीय संबंधी जिसमें बंजर जमीन, वनों का नाश और बाढ़ शामिल है। दूसरा सामाजिक, आर्थिक और विनाशकारी जमीन प्रथा, ऋण, आदिम प्रौद्योगिकी और निम्न स्तरीय संचार के कारण था। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। रूसी सफलता ने पूरी दुनिया पर जबरदस्त प्रभाव डाला। लेनिन और ट्रॉट्स्की जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कोमिनटर्न या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय का गठन किया जिससे विश्व स्तरीय सरकार बनाई जाए जो शोषण को खत्म कर सके। कोमिनटर्न और सोवियत संघ ने दुनिया भर में साम्यवादी पार्टियों का समर्थन किया। उनकी परंपरागत मार्क्सवादी समझ थी कि क्रांति शहरी इलाकों में मजदूर वर्गों के जरिए आएगी। शुरू में विभिन्न देशों के लोग इससे बहुत आकर्षित हुए, लेकिन जल्द ही यह सोवियत यूनियन के स्वार्थों का हथियार बन गया। 1943 में इसे खत्म कर दिया गया। माओ त्से-तुंग 1893-1976 ने
सीसीपी के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए एक अलग रास्ता चुना। उनकी सफलता से चीनी साम्यवादी पार्टी एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बनी, जिसने अंततः कुओमिंतांग पर जीत हासिल की। माओ त्से-तुंग के आमूल परिवर्तनवादी तौर तरीकों को जियांगसी में देखा जा सकता है। यहाँ पहाड़ों में 1928-1934 के बीच उन्होंने कुओमिंतांग के हमलों में सुरक्षित शिविर लगाए, मजबूत किसान परिषद सोवियत का गठन किया, जमीन पर कब्जा और पुनर्वितरण के साथ ही एकीकरण हुआ। दूसरे नेताओं से हटकर माओ ने आज़ाद सरकार और सेना पर जोर दिया। वे महिलाओं की समस्याओं से अवगत थे। उन्होंने ग्रामीण महिला संघों को उभरने में प्रोत्साहन दिया। उन्होंने शादी के नए कानून बनाए, जिसमें आयोजित शादियों और शादी के समझौते, खरीदने और बेचने पर रोक लगाई, तलाक को आसान बनाया। 1930 में जुनऊ में किए गए एक सर्वेक्षण में माओ त्से-तुंग ने नमक और सोयाबीन जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं, स्थानीय संगठनों की तुलना, मजबूतियों, छोटे व्यापारियों और दस्तकारों, लोहारों और वेश्याओं, धार्मिक संगठनों की मजबूतियों, इन सब का परीक्षण किया ताकि शोषण के अलग अलग स्तरों को समझा जा सके। उन्होंने ऐसे आंकड़े इकट्ठे किए कि कितने किसानों ने अपने बच्चों को बेचा है, इसके लिए उन्हें कितने पैसे मिले। लड़के 100-200 युआन पर बिकते थे, लेकिन लड़कियों की बिक्री के कोई उदाहरण नहीं मिले, क्योंकि जरूरत मजदूरी की थी, लैंगिक शोषण की नहीं। इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के तरीके पेश किए। कम्युनिस्टों की सोवियत की कुओमिंतांग द्वारा नाकेबंदी ने पार्टी को दूसरा आधार ढूंढने पर मजबूर किया। इसके चलते उन्हें लॉन्ग मार्च 1934-35 पर जाना पड़ा, जो कि शांसी पर 6000 मील का मुश्किल सफर था। नए अड्डे एनान में उन्होंने युद्ध सामंतवाद को खत्म करने, भूमि सुधार लागू करने, विदेशी साम्राज्यवाद से लड़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इससे उन्हें मजबूत सामाजिक आधार मिला। युद्ध के मुश्किल सालों में साम्यवादियों और कुओमिंतांग ने मिलकर काम किया, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद साम्यवादी सत्ता में आ गए। कुओमिंतांग की हार हो गई। ये देखें आप, साम्यवादी क्षेत्र, लॉन्ग मार्च का मुख्य मार्ग और अन्य मार्ग, यह 3 चिन्हों के माध्यम से दर्शाया गया है। यह आपका साम्यवादी क्षेत्र है, और आप देखें यह जो चिन्ह बनाए गए हैं, ये सब आपके लॉन्ग मार्च का मुख्य मार्ग है, और ये जो डॉट में है, ये सब अन्य मार्ग हैं। लॉन्ग मार्च देखिए आप, यह तस्वीर 1941 में लॉन्ग मार्च पर सैनिकों द्वारा बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाते हुए नए जनवाद की स्थापना। यह शब्द कार्ल मार्क्स द्वारा प्रयोग किया गया था, जिसमें यह बल दिया गया कि अमीर वर्ग की दमनकारी सरकार को श्रमिक वर्ग की क्रांतिकारी सरकार प्रतिस्थापित कर देगी। यह मौजूदा अर्थ में अधिनायक तंत्र नहीं होगा। नए जनवाद की स्थापना 1949 से 65। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम रही। यह नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। सर्वहारा की तानाशाही, जिसे कायम करने का दावा सोवियत संघ का था, से भिन्न नया लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों के गठबंधन, अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए निजी कारखानों और भूस्वामित्व को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। यह कार्यक्रम 1953 तक चला, जब सरकार ने समाजवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। 1958 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश का तेजी से औद्योगिकीकरण करने की कोशिश की गई। लोगों को अपने घर के पिछवाड़े में इस्पात की भट्टियां लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण इलाकों में पीपुल्स कम्यून्स
जहां लोग इकट्ठे जमीन के मालिक थे, मिलजुल कर फसल उगाते थे, शुरू में किए। 1958 तक 26,000 ऐसे समुदाय थे जो कि कृषक आबादी का 98% था। माओ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए जन समुदाय को प्रेरित करने में सफल है। उनकी चिंता समाजवादी व्यक्ति बनाने की थी, जिसकी 5 चीजें प्रिय होंगे: पितृभूमि, जड़ता, काम, विज्ञान और जन संपत्ति। किसानों, महिलाओं, छात्रों और अन्य गुटों के लिए जन संस्थाएं बनाई गई। उदाहरण के लिए ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वीमेंस फेडरेशन के 760 सदस्य थे। ऑल चाइना स्टूडेंट फेडरेशन के 32,90,000 सदस्य। लेकिन ये लक्ष्य और तरीके पार्टी में सभी लोगों को पसंद नहीं थे। 1953-54 में कुछ लोग औद्योगिक संगठनों और आर्थिक विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान देने के लिए कह रहे थे। लिउ छियोसी 1896, 1969 और तंग सियाओफिंग 1904 से 97 ने कम्युन प्रथा को बदलने की कोशिश की, क्योंकि यह बहुत कुशलता से काम नहीं कर रही थी। घरों के पिछवाड़ों में बनाई गई स्टील औद्योगिक लिहाज से अनुपयोगी था। दर्शनों का टकराव। समाजवादी व्यक्ति की रचना के इच्छुक माओवादियों और दक्षता की बजाय विचारधारा पर माओ के बल देने की आलोचना करने वालों के बीच संघर्ष चला। माओ द्वारा 1965 में छेड़ी गई महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति इस संघर्ष का नतीजा था, जो उन्होंने अपने आलोचकों का सामना करने के लिए शुरू की। पुरानी संस्कृति, पुराने रिवाजों और पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए रेड गार्ड्स, मुख्य छात्रों और सेनाओं का इस्तेमाल किया गया। छात्रों और पेशेवर लोगों को जनता ने ज्ञान हासिल करने के लिए ग्रामीण इलाकों में भेजा गया। विचारधारा साम्यवादी होना पेशेवर ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। दोषारोपण और नारेबाजी से तर्कसंगत बहस की जगह ले ली। सांस्कृतिक क्रांति से खलबली का दौर शुरू हो गया। पार्टी कमजोर हो गई और अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में भारी रुकावट आई। 1960 के उत्तरार्ध से प्रवाह बदलने लगा। 1975 में एक बार फिर पार्टी ने अधिक सामाजिक अनुशासन और औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने पर जोर दिया, ताकि चीन शताब्दी के खत्म होने से पहले एक शक्तिशाली देश बन सके। 1978 से शुरू होने वाले सुधार। सांस्कृतिक क्रांति के बाद राजनीतिक दाव पेचों की प्रक्रिया शुरू हुई। तंग सियाओपिंग ने पार्टी पर नियंत्रण मजबूत बनाए रखा, साथ ही देश में समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था की शुरुआत की। 1978 में पार्टी ने आधुनिकीकरण के अपने 4 सूत्रीय लक्ष्य की घोषणा की। यह था विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा का विकास। पार्टी ने सवाल जवाब न करने की हद तक बहस की इजाज़त दी। इस नए और आज़ाद वातावरण में, जैसे कि 60 साल पहले 4 मई के आंदोलन के समय था, नए विचारों की रोमांचकारी भंडार फूट पड़ा। 5 दिसंबर 1978 को दीवार पर लगे एक पोस्टर ने 5वीं आधुनिकता का दावा किया कि लोकतंत्र के बिना अन्य आधुनिकताएं कुछ भी नहीं बन पाएंगी। उसने गरीबी न हटाने और लैंगिक शोषण खत्म न कर पाने के लिए सीसीपी की आलोचना की। इसके लिए उसने पार्टी के अंदर से ऐसे दुर्व्यवहारों के उदाहरण पेश किए। इन मांगों को दबाया गया, लेकिन 1989 में 4 मई के आंदोलन की 17वीं सालगिरह पर बहुत से बुद्धिजीवियों ने ज़्यादा खुलेपन के और कड़े सिद्धांतों सू साओजी को खत्म करने की मांग की। बीजिंग के तियानमेन चौक पर छात्रों के प्रदर्शन को क्रूरतापूर्वक दबाया गया। दुनिया भर में इसकी कड़ी आलोचना हुई। सुधार के बाद के समय में चीन के विकास के विषय पर दोबारा बहस शुरू हुई। पार्टी द्वारा समर्थित प्रधानमंत्री मजबूत राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक खुलेपन और विश्व बाजार से जुड़ाव पर आधारित है। आलोचकों का कहना है कि सामाजिक गुटों, क्षेत्रों, पुरुषों और महिलाओं के बीच बढ़ती हुई असमानताओं से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। बाजार पर जो भारी महत्व दिया जा रहा है, उस पर सवाल खड़े कर रहा है। अंत में पहले के पारंपरिक विचार पुनर्जीवित हो रहे हैं, जैसे कि कन्फ्यूशियसवाद,
और यह तर्क पश्चिम की नकल करने के बजाय चीन अपनी परंपरा पर चलते हुए एक आधुनिक समाज बना सकता है। देखें यहाँ पे ये तस्वीरें हैं। 1978 के सुधारों के बाद चीनी लोग स्वच्छंद रूप से उपभोक्ता सामग्री खरीदने में समर्थ होने लगे। ताइवान का किस्सा। चीनी साम्यवादी दल द्वारा पराजित होने के बाद चियांग काई शेक 30 करोड़ से अधिक अमेरिकी डॉलर और बेशकीमती कृतियां लेकर 1949 में ताइवान भाग निकले। वहां उन्होंने चीनी गणतंत्र की स्थापना की। 1894-95 में जापान के साथ हुई लड़ाई में यह जगह चीन को जापान के हाथ में सौंपनी पड़ी थी। तब से यह जापानी उपनिवेश बनी हुई थी। कायरो घोषणा पत्र 1943 और पोट्सडैम उद्घोषणा 1949 के द्वारा चीन को संप्रभुता वापस मिली। फरवरी 1947 में हुए जबरदस्त प्रदर्शनों के बीच कुओमिंतांग ने नेताओं की एक पूरी पीढ़ी की निर्ममतापूर्वक हत्या करवा दी। चियांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमिंतांग ने एक दमनकारी सरकार की स्थापना की, बोलने की और राजनीतिक विरोध करने की आज़ादी छीन ली, सत्ता की जगहों से स्थानीय आबादी को पूरी तरह बाहर कर दिया। फिर भी उन्होंने भूमि सुधार लागू किया, जिसके चलते खेती की उत्पादकता बढ़ी। उन्होंने अर्थव्यवस्था का भी आधुनिकीकरण किया, जिसके चलते 1973 में कुल राष्ट्रीय उत्पाद के मामले में ताइवान पूरे एशिया में जापान के बाद दूसरे स्थान पर रहा। अर्थव्यवस्था जो मुख्यतः व्यापार पर आधारित थी, लगातार वृद्धि करती गई। लेकिन आम बात यह है कि अमीर और गरीब के बीच का अंतराल लगातार घटता गया है। ताइवान एक लोकतंत्र में रूपांतरण और भी नाटकीय रहा है। ताइवान का यह 1976 में चियांग की मौत के बाद धीरे धीरे शुरू हुआ। 1887 में जब फौजी कानून हटा लिया गया, विरोधी दलों को कानूनी इजाज़त मिल गई, तब इस प्रक्रिया ने गति पकड़ी। पहले स्वतंत्र मतदान ने स्थानीय ताइवानियों को सत्ता में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। राजनयिक स्तर पर अधिकांश देशों के व्यापार मिशन केवल ताइवान में ही है। उनके द्वारा ताइवान में पूर्ण राजनयिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं, क्योंकि ताइवान को चीन का ही एक हिस्सा माना जाता है। मुख्य भूमि के साथ पुनः एकीकरण का प्रश्न अभी भी विवादास्पद मुद्दा होकर रहा है। यद्यपि खाड़ी पार के संबंध चीन और ताइवान के मध्य सुधर रहे हैं। ताइवान व्यापार और निवेश मुख्य भूमि में बड़े पैमाने पर हो रहा है। आवागमन कहीं अधिक सहज हो गया है। संभवतः चीन ताइवान को एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर लेने में सहमत हो जाएगा, अगर ताइवान पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कोई कदम उठाने से परहेज करता है। कोरिया की कहानी। आधुनिकीकरण की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में कोरिया के जोसन वंश 1392-1910 ने आंतरिक और सामाजिक संघर्ष का सामना किया। इसके साथ ही उसे चीन, जापान और पश्चिमी देशों का विदेशी दबाव भी सहना पड़ा। इन सब के बीच कोरिया ने अपनी सरकारी संरचनाओं, राजनयिक संबंधों, बुनियादी ढांचे एवं समाज के आधुनिकीकरण के लिए सुधार नीतियाँ लागू की। दशकों के राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद साम्राज्यवादी जापान ने 1910 में अपनी कॉलोनी के रूप में कोरिया पर जबरन कब्जा कर लिया, जिससे 500 वर्ष से अधिक समय से चले आ रहे जोसन राजवंश का अंत हो गया। किंतु कोरियाई लोग जापानियों द्वारा किए जा रहे कोरियाई संस्कृति एवं नैतिक मूल्यों के दमन से काफ़ी नाराज थे। आज़ादी के इच्छुक कोरियाई लोगों ने जापानी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने एक अस्थायी सरकार की स्थापना की और कैरो, याल्टा और पोट्सडैम सम्मेलन जैसी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में विदेशी नेताओं से अपील करने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजे। जापानी औपनिवेशिक शासन 35 साल के बाद अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के साथ समाप्त हुआ। हालांकि यह कोरिया के भीतरी और बाहरी स्वतंत्रता कार्यकर्ताओं का लगातार प्रयास था, जो जापान की हार के बाद कोरिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर पाया।
मुक्ति के बाद कोरियाई उपद्वीप को अस्थायी रूप से 38वीं समानांतर रेखा से दो हिस्सों में विभाजित कर दिया, जिसमें उत्तरी क्षेत्र में सोवियत संघ और दक्षिणी क्षेत्र में यूएन द्वारा संचालित किया गया। इन दोनों ही क्षेत्र जापानी सेना को भंग करने के लिए परिश्रम करते रहे। हालांकि 1948 में उत्तर और दक्षिण में अलग अलग सरकारें स्थापित होने के साथ यह विभाजन अस्थायी रूप से स्थापित हो गया। ये तस्वीर देखें आप। जापान से स्वतंत्रता का जश्न मनाते कोरियाई। युद्धोत्तर राष्ट्र। जून 1950 में कोरियाई युद्ध शुरू हुआ। दक्षिण कोरिया में अमेरिकी अगुवाई वाली संयुक्त राष्ट्र सेना और उत्तर कोरिया में कम्युनिस्ट चीन सेना के समर्थन में शीत युद्ध काल का एक छद्म युद्ध शुरू हुआ। जुलाई 1953 में 3 साल बाद यह युद्ध विराम समझौते से समाप्त हुआ। कोरिया हमेशा के लिए विभाजित हो गया था। कोरियाई युद्ध से न केवल बड़े पैमाने पर जीवन और संपत्ति का नुकसान हुआ, बल्कि मुक्त बाजार, आर्थिक विकास और लोकतंत्रीकरण भी धीमी गति से हुआ। युद्ध के दौरान जारी की गई मुद्रा एवं राष्ट्रीय खर्चे के कारण मुद्रास्फीति से कीमतें अचानक बढ़ गई। इसके अलावा औपनिवेशिक काल के दौरान निर्मित औद्योगिक सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। नतीजा, दक्षिण कोरिया को अमेरिका की आर्थिक सहायता लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। यद्यपि दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति सिंगमैन री 1948 में कोरियाई युद्ध के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अवैध संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 2 बार अपना प्रशासन काल बढ़ाया। अप्रैल 1960 में नागरिकों ने इस तरह की धांधली से होने वाले चुनावों के खिलाफ विरोध किया। री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसको कोरिया में अप्रैल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रोत्साहन के रूप में शुरू हुई इस क्रांति से री के प्रशासन काल के दौरान लोगों की दबी हुई भावनाएं प्रदर्शनों और मांगों के रूप में उठने लगी। हालांकि री प्रशासन के इस्तीफे के बाद स्थापित हुई लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता आंतरिक विभाजन और संघर्ष के चलते नागरिकों की मांगों का उचित उत्तर नहीं दे पाई, बल्कि सुधारवादी राजनीतिक शक्तियां उभरी और छात्र आंदोलन ने एकीकरण आंदोलन का रूप ले लिया। सेना के अधिकारियों द्वारा इसको समर्थन नहीं मिला। मई 1961 में जनरल पार्क चू ही और अन्य सैन्य अधिकारियों के सैन्य तख्तापलट द्वारा लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंका गया। तीव्र औद्योगिकीकरण एवं मजबूत नेतृत्व। अक्टूबर 1963 के चुनाव में सैन्य नेता पार्क चू ही राष्ट्रपति बने। पार्क प्रशासन ने देश में आर्थिक विकास के लिए एक राज्य आधारित निर्यात उन्मुख नीति अपनाई। सरकार की 5 वर्षीय आर्थिक योजनाओं ने बड़े कारपोरेट फर्मों का समर्थन किया, रोजगार के विस्तार पर भारी जोर दिया, कोरिया की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा दिया। 1960 के दशक से कोरिया का अभूतपूर्व आर्थिक विकास शुरू हुआ, जब राज्य नीति आयात प्रतिस्थापन प्रौद्योगिकी ISI से निर्यात पर केंद्रित हो गई। निर्यात उन्मुख नीति के तहत सरकार ने श्रम घनिष्ठ हल्के औद्योगिक उत्पादों जैसे वस्त्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसमें कोरिया का तुलनात्मक लाभ था। 1960 और 1970 के दशक के दौरान पुनः लघु उद्योगों से उच्च मूल्य वर्धित भारी और रासायनिक उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस्पात और अलोह धातु, मशीनरी, जहाज निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उत्पाद को आर्थिक विकास की दौड़ में सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों के रूप में चुना गया। 1970 में ग्रामीण जनसंख्या को प्रोत्साहन और कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए नया गांव शेमोल आंदोलन की शुरुआत हुई। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को निष्क्रिय और निराशावान जीवन से सक्रिय और आशावान बनाना था। इस अभियान द्वारा ग्रामीण लोगों को अपने गांव के विकास और समुदाय की जीवन शैली को सुधारने के लिए सशक्त किया गया। आगे जाकर इस अभियान को औद्योगिक संयंत्रों और शहरी क्षेत्रों के आसपास के इलाकों के विकास के लिए विस्तार किया गया। आज कोरिया अन्य
विकासशील देशों के साथ जो अपने विकास प्रयासों में समूल आंदोलन के सिद्धांतों को अपनाना चाहते हैं, इस आंदोलन से प्राप्त ज्ञान और अनुभव बांट रहा है। मजबूत नेताओं, प्रशिक्षित अफसरों, आक्रामक उद्योगपतियों और सक्षम श्रम बल के संयोजन से कोरिया आज सारे विश्व को अपनी आर्थिक वृद्धि से चौंका रहा है। महत्वाकांक्षी उद्यमी सरकारी प्रोत्साहनों से निर्यात को बढ़ाने और नए उद्योगों के विकास में सक्षम रहे। उच्च स्तर की शिक्षा ने भी कोरिया के आर्थिक विकास में योगदान दिया। कोरिया के औद्योगिकीकरण की शुरुआत से ही लगभग सभी कोरियाई श्रमिक दल पहले से ही साक्षर थे और प्रगति के लिए नए कौशल प्राप्त करने के लिए तैयार थे। इसके साथ साथ कोरिया ने अपनी खुली आर्थिक नीति के द्वारा अन्य देशों के अधिक उन्नत संस्थानों और तकनीकों को अपने देश में लाना शुरू कर दिया था। विदेशी निवेश और कोरिया की उच्च घरेलू बचत करने औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने में मदद की, जबकि विदेशों में दक्षिण कोरियाई श्रमिकों ने प्रेषण ने भी समग्र आर्थिक विकास में योगदान दिया। पार्क प्रशासन के दीर्घकालीन शक्ति का आधार कोरिया का आर्थिक विकास था। पार्क के द्वारा किए गए संविधान संशोधन से वह तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव में खड़े हुए और 1971 में उन्हें पुनः चुना गया। अक्टूबर 1972 में पार्क ने यूसिन संविधान घोषित करके कार्यान्वित किया, जिसने अस्थायी अध्यक्षता को संभव बनाया। यूसिन संविधान के तहत राष्ट्रपति को कानून के क्षेत्राधिकार और प्रशासन पर पूर्ण अधिकार था। किसी भी कानून को आपातकालीन नियम के रूप में निरस्त करने का भी एक संवैधानिक अधिकार था। राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार प्रणाली के साथ देश के आर्थिक विकास के प्रगति के लिए लोकतंत्र एक तरह से अस्थायी रूप से निलंबित हो गया। हालांकि 1979 में दूसरे तेल संकट से देश की आर्थिक नीतियों, जो कि भारी रासायनिक उद्योग में मुख्य निवेश रखती थी, में काफ़ी बाधाएं आई। इसके साथ साथ छात्रों, विद्वानों और विपक्ष ने लगातार यूसिन संविधान के खिलाफ प्रदर्शन किया, क्योंकि पार्क प्रशासन ने आपातकालीन उपायों के आह्वान और राजनीतिक अस्थिरता का दमन कर दिया था। इस आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के बीच पार्क का प्रशासन अक्टूबर 1979 में पार्क चुंग-ही की हत्या के साथ खत्म हो गया। लोकतंत्रीकरण की मांग और निरंतर आर्थिक विकास। लोकतंत्रीकरण की इच्छा पार्क चुंग-ही की मृत्यु के साथ बढ़ी, लेकिन दिसंबर 1979 में फिर एक बार एक सैन्य नेता चुन डू भवन की अगुवाई में सैन्य तख्तापलट का मंच तैयार हुआ। मई 1980 में चून के सैन्य गुट के विरुद्ध लोकतंत्र की मांग करने वाले छात्रों और नागरिकों द्वारा राष्ट्र के प्रमुख शहरों में विभिन्न विरोध प्रदर्शन हुए। सैन्य दल ने पूरे देश में मार्शल कानून को लागू करके लोकतंत्र आंदोलन को दबा दिया, किंतु गवांगंजू शहर में विशेष रूप से छात्र और नागरिक लगातार मार्शल कानून को समाप्त करने की मांग करते रहे। हालांकि चून के सैन्य दल ने लोकतंत्रीकरण के विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की आवाज़ को दबा दिया। उसी वर्ष के अंत में चून यूसुइन संविधान के तहत एक अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से राष्ट्रपति बने। चून प्रशासन ने अपनी सरकार को स्थिर बनाने के लिए लोकतांत्रिक प्रभाव का मजबूती से दमन किया। हालांकि चून प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टिकोण से कोरिया के आर्थिक विकास को 1980 के 1.7% से बढ़ाकर 1983 तक 13.2% कर दिया। मुद्रास्फीति को भी कम कर दिया। आर्थिक विकास ने शहरीकरण, शिक्षा के स्तर में सुधार और मीडिया की प्रगति को जन्म दिया। इसके फलस्वरूप नागरिकों में अपने राजनीतिक अधिकारों की आत्म जागरूकता बढ़ी, जिससे राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव के लिए संवैधानिक संशोधन की मांग की गई। मई 1987 में एक विश्वविद्यालय के छात्र की अत्याचारों से हुई मौत की घटना के बाद नागरिकों ने लोकतंत्रीकरण के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए, जिसको चुन प्रशासन ने दबाने की कोशिश की। इसके बाद चुन सरकार के खिलाफ लोकतंत्री आंदोलन में न केवल छात्रों बल्कि मध्य वर्ग के नागरिकों ने भी भाग लिया। इन प्रयासों के चलते चुन प्रशासन को संविधान में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा और नागरिकों को सीधे चुनाव का अधिकार मिला। कोरियाई लोकतंत्र का एक नया अध्याय इस प्रकार से शुरू हुआ।
चैप्टर नंबर 11 आधुनिकरण के रास्ते, जिसे हमने 4 भागों में विभक्त कर रखा है। यह तीसरा भाग यहीं पूर्ण होता है।